हरियाणा में 17 अक्टूबर 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि 1966 से हरियाणा की स्थापना के बाद पहली बार किसी दल ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। बीजेपी से पहले कोई भी दल लगातार जीत की हैट्रिक ना तो लगा पाया और ना ही लगातार 3 बार प्रदेश में सरकार बना पाया। ऐसे में तीसरी बार सरकार बनने से बीजेपी उत्साह से भरी हुई है। चुनाव नतीजों के 9 दिन बाद नई सरकार के गठन के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नायब सैनी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नायब सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। नई सरकार के मंत्रिमंडल की बात करें तो सीएम के अलावा 11 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को शपथ दिलाई गई है। पंचकुला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से मौजूद रहे। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मनोहर लाल समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे। नायब सैनी के नए मंत्रिमंडल में हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। नई शपथ के गठन के बाद शुक्रवार को कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी। कैबिनेट मीटिंग में विधानसभा सत्र समेत तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी एक्शन मूड में दिखाई दिए हैं। सीएम सैनी ने हरियाणा के युवाओं से अपना जो वादा किया था उसको निभाते हुए ग्रुप सी और डी के परीक्षा परिणामों को जारी कराया। एचएसएससी ने ग्रुप सी और डी के लिए परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी में नई सरकार के बाद जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में हार के बाद तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव नतीजों के बाद से कांग्रेस से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने पार्टी छोड़ दी है। अजय यादव की पार्टी छोड़ने के बीच कांग्रेस ने 18 अक्टूबर को विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस मीटिंग में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, सवाल ये कि मंत्रिमंडल गठन में किन बातों का ध्यान रखा गया है। सवाल यह भी अहम, क्षेत्रीय समीकरण का किस तरह ध्यान रखा गया, जातीय समीकरण को किस तरह से साधा गया है, अनिल विज के फिर मंत्री बनने के क्या मायने हैं, किस मंत्री को मिलेगा कौन सा विभाग, यह भी देखना होगा। लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के मायने क्या हैं, कैसा काम करेगी बीजेपी की तीसरी सरकार, भव्य शपथ ग्रहण से एनडीए ने क्या संदेश दिया है, कांग्रेस में कौन बनेगा विधायक दल का नेता, यह भी तय होना है। क्या भूपेंद्र हुड्डा फिर बनेंगे नेता प्रतिपक्ष, बैठक से पहले अजय यादव ने आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, यह भी आज सवाल पूछेंगे। साथ ही अजय यादव के इस्तीफे का कांग्रेस पर क्या असर होगा, इसको भी समझने की आज कोशिश करेंगे। तो ये तमाम सारे सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस रहने वाली है। इस वक्त आप देख सकते हैं नायब सरकार का यह भव्य शपथ समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस शपथ में रही। नायब सैनी को सबसे पहले आप देख रहे हैं शपथ लेते हुए। अनिल विज ने शपथ ली है नायब सैनी के बाद। कृष्णलाल पवार ने शपथ ली है, राव नरबीर ने शपथ ली है, विपुल गोयल, महिपाल ढांडा। ये अलग अलग तस्वीरें विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। तो 13 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है।
उधर कांग्रेस पार्टी में भी हलचल, चूंकि कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, इसके पीछे की वजह क्या रही, आज इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी, विधायक दल की बैठक में क्या होगा, कौन नेता चुना जाएगा, ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। नई सरकार के कामकाज को लेकर भी बात होगी, क्या रोड मैप, किस तरह से आगे विकास को लेकर काम ये नई सरकार करने जा रही है, इसको लेकर भी आज हम बात करेंगे। और चूंकि ये इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ हैं। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह हमारे साथ हैं। राजकुमार सिंह जी, आपका स्वागत है। राजकुमार सिंह जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं सर, उसके बाद में राजनीतिक चर्चा पर जाऊंगा। तीसरी बार बीजेपी की सरकार, दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी ने शपथ ले ली है और एक्शन मोड में वो शपथ के साथ ही नजर भी आ गए हैं। अब किस तरह से आप ये तीसरी सरकार बीजेपी की लगातार देख रहे हैं, नायब सैनी के नेतृत्व में जो एक बार फिर से बनी है, और ये जो मैंडेट मिला जनता का इस बार आरोप प्रत्यारोपों के बीच में, और जिस तरीके का चुनाव प्रचार रहा, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं राजकुमार सिंह जी? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद म्यूट है, अनम्यूट करिए खुद को। सुन पा रहे हैं क्या सर राजकुमार जी? चलिए, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता विजय कौशिक जी हैं। विजय कौशिक जी, आपका स्वागत है। राजकुमार जी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है मुझे। मैं चाहूंगा आप अपनी बात को रखें। रावल जी से कह रहे हैं, दोहरा दीजिए। जी बोलिए सर। नहीं राजकुमार जी, मैं माफ़ी के साथ रोक रहा हूँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। मैं एक बार कनेक्शन को हम ठीक करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौट रहा हूँ। चलिए, विधु रावल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारों खास मेहमान बने हुए हैं, मैं एक एक करके सबके पास चलता हूं। विधु रावल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, मुझे बहुत अच्छे से आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, ठीक है। पहला सवाल आपके साथ ही, भव्य शपथ समारोह, क्या संदेश इसके जरिए, और नई सरकार का रोड मैप क्या रहेगा आप लोगों का? पहला रिएक्शन आपका। प्रयाग जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं सबको विनम्र नमस्कार। देखिए, भव्य कार्यक्रम था, ऐतिहासिक कार्यक्रम था, अभूतपूर्व कार्यक्रम था, और वो अभूतपूर्व जो नतीजे आए हरियाणा के अंदर चुनाव में, हरियाणा की जनता ने जो अभूतपूर्व मैंडेट दिया, जो ऐतिहासिक मैंडेट दिया, और भारतीय जनता पार्टी को पहली पार्टी बनाया जिसको एक बार दो बार नहीं, तीन तीन बार लगातार जो है सत्तासीन किया। ऐसे दल को, जो कि कुछ दिनों पहले, केवल 10-12 साल पहले जो है हरियाणा में बहुत कम स्टेक रखता था, बहुत कम जिसके सदस्य जीत कर आते थे, एक बार अवसर मिला 2014 में, तो उसके बाद हरियाणा की जनता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हरियाणा की जनता ने अभूतपूर्व नतीजे दिए। भारतीय जनता पार्टी को जितना स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दिया, आज उसको सेलिब्रेट करने का अवसर था। आज अवसर था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कृतज्ञता अर्पण करने का उस हरियाणा प्रदेश के प्रति जिसने भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दिया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी की सेवा भाव से, अंत्योदय के भाव से किए गए कार्यों को किस प्रकार से सराहा गया। खासतौर पे तब जब देश भर नहीं,
दुनिया भर की बहुत सारी जो है राक्षसी ताकतें लगी थी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध षड्यंत्र करने में। किस प्रकार से फर्जी आंदोलन खड़े किए जा रहे, किस प्रकार से डकैतों के दम पर लोकतंत्र को का अपहरण करने का प्रयास किया जा रहा था। इस सब को जो है हरियाणा की जनता ने वोट की चोट से इतना जबरदस्त सबक सिखाया और भारतीय जनता पार्टी की हर चुनाव दर चुनाव जो है वोट बढ़ती रही। हम जानते हैं कि 2014 में जब हम सत्तासीन हुए थे तब हमें लगभग 33% वोट मिला था। 2019 तक आते आते हमारा वोट प्रतिशत सत्ता में रहते हुए 3.5% बढ़ गया। हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी भी पार्टी को सत्ता में रहते उसकी लोकप्रियता बढ़ी हो, उसको पिछली बार से अधिक वोट मिला हो। 2019 के बाद जब 2024 तक आए, हमने दूसरी बार 3.5% और वोट बढ़ाकर आज 40% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। कहां 37% मिला था 2024 में। और हमारी लगातार जो लोकप्रियता बढ़ी और किस प्रकार से विपक्ष का जो स्पेस है वो श्रिंक हुआ और विपक्ष को देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने उनके मुद्दों को और उनके षड्यंत्रों को नकारा, उनके खटाखट झूठ को नकारा, उनके अहंकार को नकारा, उनके जातिवाद, परिवारवाद और क्षेत्रवाद की जो उनकी नीतियां हैं उसको नकारा। और किस प्रकार ये तो खुले घूमकर कह रहे थे कि एक बार हमारी सरकार बना दो, हम पर्ची खर्ची सिस्टम वापस ले आएंगे। यानी सुधरे नहीं है हम। हरियाणा की जनता ने कहा कि आप बिल्कुल अस्वीकार्य हो। 2014 में आपको अस्वीकार किया था हरियाणा की जनता ने, आज 2024 तक भी अगर आपके अंदर सुधार नहीं आया तो इस रूप में आप बर्दाश्त किए जाने लायक नहीं हो। हरियाणा की जनता ने जिस अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया, आज उसके कृतज्ञता अर्पण करने का दिवस था, आज उनके प्रति सम्मान देने का अवसर था। और इसलिए ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हमने देखा कि पंचकुला के अंदर परेड जो ग्राउंड है, जो दशहरा ग्राउंड है सेक्टर 5 का, वो आज खचाखच भरा हुआ था। दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही थी, हरियाणा के कोने कोने से आए हुए जो हरियाणवी थे, उन्होंने अपनी नई सरकार का आदर मान किया, उसका सत्कार किया और उसको आशीर्वाद दिया कि अगले 5 साल वो और बेहतर काम करे, अपने खुद के रिकॉर्ड को और बेहतर करे। और जब 2029 तक आते आते ये भारतीय जनता पार्टी जो आज हरियाणा के अंदर अपराजय दिखती है, अजय दिखती है, ये अजय पार्टी जो है, इसको और अधिक सम्मान वो जो है, और अधिक सीटें और अधिक वोट जो है 2029 में भी देंगे। और ये विशेष रूप से जो प्यार चौधरी नायब सिंह सैनी ने इस अल्प काल में जो है अर्जित किया, उनको थोड़ा सा समय मिला काम करने का, लेकिन इसमें भी जो उन्होंने करिश्मा किया, ये उसके एंडोर्समेंट। और पूरे हरियाणा ने आज गदगद होकर, पूरे हरियाणा ने, बहुत सारे लोगों ने आपके टीवी चैनल पर देखा, अन्य टीवी चैनल्स पर देखा, हर व्यक्ति आज गदगद था। किस प्रकार से खुशी की लहर दौड़ गई और किस प्रकार से हरियाणा की जनता ने चैन की सांस ली कि कहीं गलती से भी गलत लोग अगर सत्ता में आ जाते तो किस प्रकार से हरियाणा में लूट और खसूट का वही दौर वापस ले आते जो 2014 से पहले था। किस प्रकार से गरीबों का हक छीन लेते, ये नौकरी का केवल पर्ची और खर्ची पर नौकरी मिलने लगती, किस प्रकार किसानों की जमीनों को लूट लिया करते, किस प्रकार से आम व्यक्ति का जीना दुर्भर हो जाता। लोग डील करने के लिए सत्ता के गलियारों में दलाल खड़े मिलते हैं और दलालों के माध्यम से लोगों के काम होते, चाहे ट्रांसफर होती, चाहे पोस्टिंग होती, हर प्रकार से जिस प्रकार जो एक तंत्र जो कांग्रेस का और कांग्रेस की जो चट्टे बट्टी पार्टियां हैं उनका था, उन तंत्र को हरियाणा की जनता ने हराया। तो उनका बारंबार धन्यवाद करने का भी आज अवसर था और आज भारतीय जनता पार्टी ने उस अवसर को खूब अच्छे से बुनाया। विजय कौशिक जी, कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होनी है, इंतजार है कि कौन नेता चुना जाएगा। और एक और बड़ी खबर आ गई आपके खेमे से ही कि कैप्टन अजय यादव ने भी पार्टी को छोड़ा है। कैसे देखें अब कांग्रेस की रणनीति को? देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों में किसी का इस्तीफा देना, किसी का पार्टी में शामिल होना एक आम बात है, लेकिन कैप्टन अजय यादव जी का इस्तीफा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मंथन के लिए मजबूर करेगा, इसलिए शायद उन्होंने इस्तीफा दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा और वो खुद भी जो उनकी शिकायत है पार्टी के साथ साझा करके वापस पार्टी के लिए वो काम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो हमारी हार है ये रणनीतिक और कूटनीतिक हार है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि
भाजपा हिंदू मुस्लिम करने में कामयाब रही, भाजपा जाट और नॉन जाट करने में कामयाब रही। तो भाजपा ने जो कुछ फैसले किए, जिसमें इनके जो मौजूदा विधायकों के प्रति, जिनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, उनकी टिकटें काट देना, और अपने नेताओं के विरोध के बावजूद भी जो सर्वे में नंबर 1 आए थे नेता, उनको चुनाव में टिकट देना। बहुत सारे बीजेपी के फैसले ऐसे थे, कूटनीति ऐसी थी जो हमारी पार्टी की रणनीति और कूटनीति पर भारी पड़ी। निसंदेह हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम भाजपा की रणनीति और कूटनीति के आगे हम हार गए और हाथ आई सत्ता हमने गवा दी, इसमें हमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हम जमीनी स्तर पर फिर से मेहनत करेंगे, फिर से संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और जिन घोटालों को दबाकर बैठ गई है भाजपा, चाहे वो प्रॉपर्टी आईटी का मुद्दा हो, इस जीत से ये कोई साबित नहीं होता कि जनता ने इनको माफ कर दिया है। जनता आज भी इनसे त्रस्त है, और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, क्योंकि हमारे मामन खान जो विधायक हैं, उनके बयानों को लेकर भी हमें काफी नुकसान रहा है, हिंदू मुस्लिम का हमें काफी नुकसान झेलना पड़ा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता ने इनको माफ नहीं किया है, तो इसलिए हम फिर से जनता के लिए संघर्ष करेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे। ये हमारा प्रण है। ठीक है। ओंकार सिंह जी, आप भी विपक्ष में हैं, और क्या रणनीति के साथ आगे अपनी भूमिका को आप निभाने जा रहे हैं? क्योंकि जनता ने समर्थन उतना नहीं दिया जितना उम्मीद आप लोगों को थी या जो दावे थे, लेकिन फिर भी एक विपक्षी पार्टी होने के नाते, एक छोटा विपक्षी दल होने के नाते ही सही, लेकिन क्या आपका सहयोग रहेगा सत्ता पक्ष के साथ में, और विपक्ष की भूमिका आप लोग कैसे अब निभाने जा रहे हैं? पराग जी, पहले तो मैं आज भगवान श्री वाल्मीकि जयंती है, उसकी शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को देता हूँ जी, और बीजेपी के प्रवक्ता साथी को और नई बनी सरकार को, मंत्रिमंडल को, मुख्यमंत्री महोदय को शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे से जनता की सेवा करो। आज जनता को अपेक्षाएं हैं। देखिए, आज राजनीति का समय कम है, आज बात का समय ज्यादा है। आज हमें यह देखना है कि जनता ने जो मैंडेट दिया उसको स्वीकारा, उसको माना हमने कांग्रेस की तरह यह नहीं किया कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। नहीं, जो जीता है वो सिकंदर है, चाहे वो 1 वोट से जीता तो भी सिकंदर है। ये इनके बापू बेटे की गलती थी। हम तो पहले से कहते थे कि इन्होंने जो माहौल खराब किया है, इन्होंने 2 तरह के माहौल बनाए। एक माहौल तो उन्होंने बनाया कि बीजेपी को हम ही लोग हरा सकते हैं, ये माहौल इन्होंने खड़ा किया जो एक गलत साबित हुआ। दूसरा, बापू बेटे ने कहीं भी ऐसा कोई काम करने की कोशिश नहीं करी जिससे कांग्रेस मजबूत होती। उन्होंने तो सिर्फ अपनी चौधर के लिए अड़े रहे, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। और इसके लिए प्रदेश की जनता मुख्य रूप से कांग्रेस को दोषी मान रही है। चलो, जो हुआ, जो जीता वही सिकंदर। हमने तो शुभकामनाएं दी हैं, और हम आज भी वायदा करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता साथी भी बैठे हैं, और मैं वायदा करता हूं, आप जनता की भलाई के अच्छे काम कीजिए, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। हाँ, अगर आप जनता की भलाई के विरुद्ध कहीं काम करोगे, हम आपका विरोध भी करेंगे। आज इनके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। आज कुर्सी पर बैठ के नायब सिंह सैनी जी, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज बेरोजगारी, महंगाई, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, उद्योगों का धरातल पर चले जाना, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। नशा जगह जगह घर कर रहा है, और मेरे को उम्मीद है कि मेरे प्रवक्ता साथी बैठे हैं विदु रावल, ये इन समस्याओं पर गौर करेंगे और अपनी सरकार से भी कहेंगे कि जनता की अपेक्षाएं हैं, आज रोजगार दीजिए जनता को। मैं मानता हूं प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, और ना ही कोई सरकार दे सकती है, लेकिन इसके लिए हम उद्योगीकरण की पहल तो कर सकते हैं। अगर हमारे उद्योग, आज भी बहुत से उद्योग हमारे बद्दी में, हमारे बेटा खुद बद्दी में बैठा हुआ है, बद्दी में, हिमाचल के और शहरों में चलेंगे, क्यों नहीं हम उनको हरियाणा में वापस ला सकते? क्यों हम हरियाणा में उनको फैसिलिटी नहीं दे सकते? उन उद्योगों को, पहले तो अपने भाइयों को जो हरियाणा से दूसरी स्टेट्स में चले गए हैं, उनको वापस अपनी स्टेट्स में लेके आए। उसके बाद बेरोजगारी सिर्फ सरकारी रोजगार से नहीं खत्म हो, उद्योगीकरण की नई पॉलिसी बनाए, नए नए उद्योग लेके आए, बड़े उद्योग लेके आए। अब अंबाला जैसे जंक्शन है जहां मैं रहता हूं, इस जंक्शन से हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर सब यहीं से है, लेकिन यहाँ पे कोई भी उद्योग नहीं है। ऐसी हम अपेक्षा करेंगे कि जिन स्टेशन पे अच्छी पोटेंसी है वहां पे उद्योग लाए जाएं,
बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जाए, अपराध की प्रक्रिया को कोशिश किया जाए। अपराध खत्म नहीं हो सकता है, मैं भी मानता हूं, जब तक समाज रहेगा तब तक अपराध रहेगा, इसको कम किया जाए। भ्रष्टाचार, आज विदुर रावल जी कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज आप तहसील में चले जाइए या नगर परिषद में चले जाइए, भ्रष्टाचार का आज भी बोलबाला है। मैं अपने अंबाला छावनी की जिम्मेवारी लेता हूं, मैं यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं पनपने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी अगर जिम्मेवारी बीजेपी के जो सत्तासीन नेता हैं वो भी लें तो भ्रष्टाचार से जनता को छुटकारा मिलेगा। नशा आज बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, इसके साथ ही प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र, ये समस्या पुरानी जरूर होगी है, लेकिन जनता को उसी तरह से गुण के रूप में खा रही है जैसे पहले खा रही थी। आज भी जनता प्रॉपर्टी आईडी, गार्बेज टैक्स और परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, पेंशन कट जाना, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनसे पीड़ित है। हमारे पास रोज लोग आते हैं, हम उनकी समस्याओं का निवारण भी करते हैं, लेकिन जो काम सत्ता पक्ष कर सकता है वो विपक्षी बहुत मुश्किल से करता है। आपने पूछा हम छोटे क्षेत्रीय दल रह गए, हमें मंजूर है, सच्चाई से क्यों हम मुनकर नहीं होंगे। हम छोटे क्षेत्रीय दल रह गए, हम अपनी भूमिका बखूबी जानते हैं। जब हम 2014 में मुख्य विपक्षी दल थे, 19 सीट थी, विपक्षी दल का नेता भी हमारा था, तब भी हमने बहुत बखूबी से अपनी जिम्मेवारी को निभाया। 2019 में हमारी पार्टी और परिवार में विघटन हुआ, टूट गई, एक सीट रह गई, तब भी चौधरी अभय सिंह चौटाला सबके ऊपर भारी पड़े। कांग्रेस ने उस समय भी अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया, ना किसान आंदोलन के प्रति, ना दूसरी समस्याओं के प्रति। अब हमारे 2 विधायक हैं, हम जनता का फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे 2 विधायक चुने, और मैं आपसे वायदा करता हूं, प्रदेश की जनता से भी वायदा करता हूं कि हमारे 2 विधायक आपको विधानसभा में अलग ही मिलेंगे। वो प्रत्येक समस्या पर, चाहे वो अंबाला की हो, चाहे वो जींद की हो, चाहे सिरसा की हो, प्रत्येक समस्या पर हमारे 2 विधायक अच्छे से सरकार को कार्य करने के लिए मजबूर भी करेंगे और सरकार की कमियों को निकाल के उनको दूर करवाने की कोशिश भी करेंगे। हाँ, जहां तक सरकार का सवाल है, अगर सरकार